हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 की भर्ती की वैकेंसी आई थी नवंबर 2021 में और उसके फॉर्म भरे गए थे और आई होप कि आपने उसके फॉर्म भरे होंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वैकेंसी के लिए हम किस तरीके से तैयारी करें और कम समय में सब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करके हम किस इस वैकेंसी में आई 4,800 के लगभग की में से अपनी एक सीट निकाल सकें और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप है सिलेक्शन के लिए। सबसे पहली है लिखित परीक्षा। अपने इस वीडियो में सबसे मेन फोकस इसी पे रहेगा कि किस तरीके से सबसे पहले इसको पास किया जा सके, क्योंकि सबसे पहले इसी में जो भी जिसने भी फॉर्म को अप्लाई किया है वो सब इस परीक्षा को देंगे और जो इनमें से पास होगा वो आगे के प्रोसेस में सम्मिलित हो पाएगा। तो हमारा मेन फोकस इसी पे रहना चाहिए। फिर ऐसे देखें तो इसमें 5 स्टेप हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट हो गया लिखित परीक्षा, दूसरा हो जाएगा तो इसमें पास होगा वो उसको देना पड़ेगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, या फिर आगे और है एक दक्षता परीक्षा। फिर शारीरिक मापदंड के हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और जिसके सारे डॉक्यूमेंट परफेक्ट होंगे उसको इस वैकेंसी में सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ये 5 स्टेप से होकर सबको गुजरना होगा और उनको जॉब मिलेगी। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें लिखित परीक्षा में 150 नंबर का होगा और इसमें अलग अलग तरह की वैकेंसी है। जो मेन वैकेंसी तो ये ही है सामान्य कांस्टेबल और पुलिस दूरसंचार वाले की। फिर है कांस्टेबल चालक यानी कि ड्राइवर के लिए और बैंड के लिए, जिसमें ये बैंड के लिए ये लागू नहीं है। दोनों के लिए 150 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है जिसमें वो भाग दौड़ वगैरह जो भी है वो सबके लिए लागू है। इसमें वो इनके नंबर भले अलग अलग होकर वो देनी सबको पड़ेगी। और दक्षता परीक्षा जो कि नॉर्मल के लिए जो ज्यादा वैकेंसी है उसके लिए लागू नहीं है, पर जो कांस्टेबल है उसको दक्षता परीक्षा मतलब है जो कांस्टेबल है चालक है तो उसको हैवी व्हीकल चलाना या बस वगैरह ये चलानी आनी चाहिए और उसके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 1 साल पुराना। और बैंड के लिए जिसको बैंड में है तो बैंड बजाना आना चाहिए। फिर ये होम गार्ड वगैरह इनके लिए ये 20 नंबर एक्स्ट्रा है और इनके प्रमाण पत्र के लिए, और इनके लिए इसमें ये लागू नहीं होंगे। इस तरीके से ये नॉर्मल बातें होगी इसमें किस तरीके से सिलेक्शन होगा। और इसमें एक में सारी ये दोनों पॉइंट तो स्लाइड में हो गए। फिर ये एक मापदंड का है कि इसमें मेल एंड फीमेल के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसमें मेल के लिए तो है वो सीना फुलाना चेस्ट वाला, और इसके लिए है फीमेल के लिए हाइट, जो कि हाइट एंड वेट, शायद हाइट एंड वेट है इसमें। वेट शायद 47.5 kg ऐसा कुछ है, वो इतना वेट होना चाहिए। और चेस्ट के लिए शायद 76 से लेके 81 नॉर्मली इतना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद इतना होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप समझते हैं सब, जो भी लास्ट में जो भी डॉक्यूमेंट आपके मतलब जो भी 10th 12th जो भी क्वालिफिकेशन होती है उसके डॉक्यूमेंट, या फिर आपने कोई कोटा से अप्लाई किया है या ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी उसका प्रमाण पत्र वगैरह वो चेक करते हैं और सारे डॉक्यूमेंट अगर लगभग सबसे सही निकलते हैं तो उनको जॉब मिल जाती है। ये हमने देख ही लिया। नेक्स्ट है जो हमारा मेन पॉइंट है कि लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के लिए जो भी ओएमआर शीट पे परीक्षा होगी, 150 क्वेश्चन आएंगे और अपन को मिलेगा समय 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करना।
उसके लिए सिलेबस जो विज्ञप्ति में आया था वो कुछ इस तरीके से था। ये एक टेबल दी हुई थी जिसमें 4 सेक्शन दिए हुए थे, बस और उनमें अलग अलग क्वेश्चन थे, 60, 35, 10 और 45 इस तरीके से दिया हुआ था। और पर्टिकुलर किस पॉइंट में, जैसे ये सामाजिक विज्ञान हो गया, मतलब साइंस में से कौन से टॉपिक आएंगे, वो इस तरीके से हर अलग टॉपिक नहीं दिया हुआ था। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए कि क्या इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं या क्या नहीं आएगा, वो देखने के लिए हम इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इनमें से भी हम कौन कौन से टॉपिक पर्टिकुलर पढ़े जो कि हमारे काम आ सकता है। एक तरीके से देखें तो नॉर्मली पूरा ही हो गया सामान्य ज्ञान, पीछे क्या छूटा, मतलब किस लेवल तक हम पढ़े जिससे ये जो कि जिस लेवल के क्वेश्चन इस भर्ती परीक्षा में आएंगे। इसको इसी चीज को मैंने अलग अलग, जैसे ये अलग अलग वर्ड लिखे हुए हैं, सामान्य विज्ञान या विवेचना एवं तार्किक योग्यता, कंप्यूटर वगैरह, इनको मैंने छोड़ के सेम इस शब्दों को एज इट इज लिख लिया है। जैसे ये पहला सेक्शन था फर्स्ट वाला जिसमें ये 60 नंबर के इसमें 2 पॉइंट लिखे हुए थे। सेकंड नंबर वाला 35 वाला जिसमें से 4, ये थर्ड नंबर 10 नंबर वाला उसमें ये 1 पॉइंट लिखा हुआ था। और ये चौथे नंबर जिसमें 45 क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट नंबर में अगर देखते हैं तो ये है विवेचना एवं तार्किक योग्यता। इसका मतलब सीधा सा हो गया रीजनिंग, मतलब इसमें आएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। और दूसरा पॉइंट था कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर, ठीक है, इसको अभी अभी भूल जाते हैं, ये क्या है, ये सीधा रीजनिंग और कंप्यूटर में 60 क्वेश्चन। फिर अगला है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक यानी कि करंट अफेयर। ये हो गया करंट अफेयर। इसके होंगे ये 35 क्वेश्चन। ये 60 क्वेश्चन है और 60 ही नंबर के हैं। ये 35 क्वेश्चन है और ये 35 ही नंबर के हैं। और ये है 10 क्वेश्चन, 10 नंबर, और ये हो गया 45 क्वेश्चन, 45 नंबर। तो टोटल हो गए 150 क्वेश्चन, 150 नंबर। और ये 4 सब्जेक्ट इसमें हो गए। तीसरे में था 10 क्वेश्चन, 10 नंबर, जिसमें महिलाओं या बच्चों के प्रति अपराध है उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान, नियमों की जानकारी। बाकी सारे पॉइंट देखें तो वो लगभग हर एग्जाम में, हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये एक अलग टॉपिक है जो हर एक में नहीं पूछा जाता, कुछ पर्टिकुलर में पूछा जाता है, या ज्यादातर ये पुलिस वगैरह इन्हीं की वैकेंसी में ये ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है चौथा है 45 क्वेश्चन, 45 नंबर में राजस्थान के बारे में। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजनीति और आर्थिक, इस तरीके से पॉइंट इस वाले में ये सेम चीजें लिखी गई थी। तो अब इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट आएंगे या कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो देखने के लिए मैंने किया क्या कि पिछले साल की वैकेंसी जो सेम आई थी 2019 में आई थी, और उस वैकेंसी का नाम था 2020 की वैकेंसी, और उसका एग्जाम 20 में हुआ था, लगभग अक्टूबर नवंबर के लगभग में हुआ था उसमें। और इस वैकेंसी के जो ये पेज है, ये वाला, जिसमें ये वाली जो टेबल दी हुई है, उसमें डिफरेंस क्या था कि ये क्वेश्चन वगैरह सब, पेपर वगैरह सब सेम था, बस नंबर का फर्क इतना था कि ये नंबर आधे करके लिखे हुए थे। मतलब जैसे हर क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 60 नंबर के हुए तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, उसमें वो क्वेश्चन आधे नंबर का था। उस हिसाब से ये अंकों का जो टेबल बन रही है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे 60 क्वेश्चन हो गए तो वो हो जाएंगे 30 नंबर, ये 35 क्वेश्चन हो गए तो ये हो जाएंगे वो 17.5 की, ये 10 नंबर 5, ये आ जाएंगे 22.5। इस तरीके से ये टोटल 75 नंबर का था, और 75 के हिसाब से कट ऑफ आई थी। और अब ये 150 नंबर, मतलब 1 क्वेश्चन 1 नंबर कैलकुलेशन का डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं। जैसा पेपर पिछली बार आया था वैसा इस बार आएगा।
जैसे बाकी सारी वैकेंसी होती है उसमें तो ये डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है। पिछली वैकेंसी को 4-5 साल पहले आती है और बाद में नई वैकेंसी आती है, तब तक वो पैटर्न वगैरह सब चेंज कर देता है। इसमें हो सकता है पैटर्न लगभग वही सेम रहे और क्वेश्चन भी लगभग उसी तरह के पूछे जाए जैसा कि पिछली बार पूछा गया था। क्योंकि इसमें लगभग 1 साल के बाद में ये वैकेंसी आ गई और एग्जाम का भी टाइम वही होगा, जो एक लगभग 1 साल तो हो गया है। 1 से 1.5 साल में एग्जाम भी हो जाएंगे उसके वैकेंसी के, वो उस एग्जाम के बाद में। तो हम उस उनमें उस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि अब आने वाली वैकेंसी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने देखा कि कौन उसमें पेपर में वो एग्जाम हुआ था लगभग 3 दिन के लिए, और 3 दिन में हर एक में 2 शिफ्ट थी, तो टोटल 6 पेपर हुए। तो मैंने उन 6 पेपर को लेके उनको पूरा एनालिसिस करके वो टॉपिक निकाले और उन क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन को कैटेगरी वाइज अलग अलग कर दिया है। तो उन कैटेगरी वाइज हर एक क्वेश्चन को हम आगे की अलग अलग वीडियो में देखेंगे कि एक टॉपिक के लिए एक वीडियो बनेगा जिसमें हम ये भी देखेंगे कि पिछली भर्ती में कौन कौन से क्वेश्चन आया, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए और उसी के आसपास के उनसे मिलते जुलते कैसे क्वेश्चन बनेंगे। हर टॉपिक के लिए अलग अलग जो भी हम अभी टॉपिक देखेंगे उनके लिए अलग से वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो टोटल 6 पेपर हुए, और 6 पेपर मतलब एक में अगर 150 क्वेश्चन थे तो 6 में टोटल 900 क्वेश्चन है। तो 900 क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो बनाया और आगे की आने वाली वीडियो भी उसी आधार पे बनेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो इनमें आपने देखा भी होगा कि अलग अलग लोग इसके बाद इन सब का सिलेबस अलग अलग निकाले और उन्होंने हर उस टॉपिक को जो इनसे रिलेटेड है बना के इसका एक विस्तृत सिलेबस का एक पेज या कह सकते हैं वीडियो वगैरह कुछ भी उन्होंने बना के प्रोवाइड किया होगा। पर मैंने उनमें से वो टॉपिक उठाए जो 900 क्वेश्चन इन 6 पेपरों में पर्टिकुलर पूछे गए थे। उन टॉपिक को मैंने इस वीडियो में लेके आया हूँ और बाद में आगे आने वाले वीडियो में उन टॉपिक पे वो आए हुए क्वेश्चन और आ सकने योग्य क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम ये देख लिया कि ये जो उस टेबल में जो लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन वो पॉइंट इस तरीके से थे, और ये 30-30 में ये है कि उन सारे में ये सिस्टम सीधा सा था कि जो रीजनिंग के थे वो 30 क्वेश्चन थे और कंप्यूटर के थे वो 30 क्वेश्चन थे। इस तरीके से हम ये अगर 4 पॉइंट ना मान के 5 पॉइंट माने, तो जैसे उस टेबल में दिए हुए हैं 60, 35, 10 और 45, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 30, 30, 35, 10 और 45। 30 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के, ये हो गए कंप्यूटर के, ये हो गए इंडिया लेवल का जीके। इसको हम इंडिया लेवल का जीके बोल सकते हैं, जिसमें साइंस भी है और करंट अफेयर्स भी है। और ये है वो कानून वाला या महिला और बच्चों के प्रति अपराध के लिए जो भी कानून नियम होते हैं वो, यानी कि फीमेल एंड चाइल्ड वाला। और ये 45 क्वेश्चन आ गए राजस्थान जीके कह सकते हैं। इस तरीके से हमें इनको 4 की जगह 5 की जगह 5 पॉइंट में हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रीजनिंग का। रीजनिंग में टोटल आएंगे 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन में जो पिछले साल के पूछे गए और इस साल भी जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन में ये पॉइंट से होंगे। जिसमें पहला पॉइंट हम देखें सादृश्यता, इंग्लिश में कहें तो उसको एनोलॉजी। एनोलॉजी मतलब कैसे किस तरह के क्वेश्चन आप समझे तो उस तरह के क्वेश्चन होंगे कि एक कोई चीज दी हुई है, यहाँ दूसरी चीज दी हुई है, उसके समानुपाती में यहाँ पे तीसरी चीज दी हुई है और यहाँ चौथी चीज की जगह क्वेश्चन मार्क।
मतलब इसको हम ए माने, इसको बी माने, सी माने और इसको अगर डी माने, तो ए का जो बी के साथ संबंध है वही संबंध सी का डी के साथ होगा। तो डी क्या होगा उन चार ऑप्शन में से हमको देखना है। ना ही इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रीजनिंग में ज्यादातर कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, हमको पता होता है कि हमको करना क्या है, तो हम उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम कहते हैं एनालॉजी या सादृश्यता। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर क्वेश्चन सेट्स के हिसाब से पूछे गए थे। सेट्स के हिसाब से कहें तो सेट्स या समुच्चय, इसमें 1, 2 और 4 ऐसे करके ये एक सेट दिया हुआ है क्वेश्चन, और फिर 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें अलग अलग सेट बनाए हुए थे। इनका आपस में जैसा जैसा संबंध है वैसा वैसा संबंध उनमें होना चाहिए। जैसे हम इसमें देखें तो ये क्या है, एक का डबल 2 और 2 का डबल 4। तो इसी तरीके से और भी कुछ दिया हुआ होगा, जैसे 3, 6 और 12। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12। इस तरीके से और भी कोई रिलेशन इनमें हो सकता है। और इसमें ऑप्शन में वापस ये वाला आंसर दिया हुआ होगा जो राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से ये सेट्स के क्वेश्चन थे। और श्रृंखला की बात करें तो श्रृंखला 2 तरीके की होती है। एक तो होती है नंबर की, या फिर होगी अल्फाबेट, या फिर दोनों की मिक्स की। इसमें दिए हुए होंगे, कोई अल्फाबेट दिए हुए होंगे या कोई सीरीज दी होगी, उसमें से बीच में से या लास्ट में एक जगह क्वेश्चन मार्क बना होगा या एक खाली जगह दी हुई होगी। उसको हम को देखना है कि उसमें कौन सा आंसर सही बैठेगा, या उनकी सीरीज किस हिसाब से बनी हुई है, उस हिसाब से कौन सा उपयुक्त बैठेगा आंसर। ये हो गई श्रृंखला या रीजनिंग। विजातीय, या इसको हम इंग्लिश वाले में ढंग से समझ पाएंगे कि ऑड वन आउट, मतलब विजातीय मीनिंग बिन दूसरी जाति का, या फिर जो 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे ए बी सी डी, उनमें से चारों में से 3 तो एक जैसे होंगे और चौथा को एक अलग होगा। वो कौन सा अलग है, जैसे 3 जानवरों के नाम दे दिए, एक पौधे का नाम दे दिया, या फिर 3 रोड पे चलने वाले चीजें लिख ली और एक हवाई जहाज दे दिया, या समुद्र का जहाज दे दिया। तो उस हिसाब से वो एक अलग हो जाएगा और बाकी सब एक जैसे हो। या फिर 3 देश के नाम दे दिए और एक किसी देश की राजधानी दे दी, तो वो राजधानी एक अलग शहर हो जाएगा कि राजधानी है, और बाकी सब देशों के नाम। इस हिसाब से हम ऑड वन आउट निकाल सकते हैं। फिर है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे सब प्रश्न आते हैं जिसमें होता है कि कुछ कोई भी एक वर्ड दिया हुआ है, जैसे आपका नाम दिया हुआ है कि क्या कुछ भी, या डॉग लिखा हुआ है, कैट लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है। तो जैसे डॉग का मतलब XYZ कुछ भी अगर ऐसे उल्टे सीधे शब्द दे दिए, और फिर आपको बताना है कि इसका मतलब, इसको हम किसी कोडिंग में ये लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन इस कूट भेदन या कोडिंग डिकोडिंग में पूछे गए थे। फिर है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो, जैसे ये कोई ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे आया 1, यहाँ आया 2, यहाँ आया 4, तो यहाँ आया 8। एक और दिया हुआ है, वहां पे आया 3, 6, फिर 12, तो यहाँ क्या आएगा लास्ट में। इस हिसाब से एक का दिया हुआ है और एक चीज लुप्त संख्या है, उसको आपको ज्ञात करना है। इस तरीके के क्वेश्चन लुप्त संख्या या मिसिंग नंबर में पूछे जाते हैं। फिर है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि इसमें एक तरीके से देखें तो मैथ तो सब्जेक्ट है ही नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणित संक्रिया में देखें तो इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें वो पूछे जाते हैं कि माइनस का मतलब है कि आपको जोड़ना है, या प्लस का मतलब घटाना है, इनटू का मतलब भाग देना है, इस साइन का मतलब ये, और इस साइन का मतलब है कि गुणा करना है। तो नीचे कोई इक्वेशन दी हुई होगी, उसको आप सॉल्व करके उसका आंसर निकालिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें
पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में किस तरह के क्वेश्चन थे, वो थे कि भाई एक शब्द, ये दूसरा शब्द या तीसरा शब्द दे दिया, अब ये तीनों एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित हैं, जिसमें इस तरीके से वेन डायग्राम बने हुए होते थे। ये मतलब ये उसके अंदर, ये उसके अंदर, या फिर इस तरीके से, या फिर तीनों ही अलग अलग चीजें हैं, दोनों तीनों आपस में कभी मिक्स नहीं होती। इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हो तो अपन को देखना है कि कौन सा वेन डायग्राम इस दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से सही लगेगा। इन चीजों को हम जब वापिस से टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो में देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे कि इन क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन थे एग्जैक्टली, और उनको हमको कैसे सॉल्व करना है। अभी हम फिलहाल के लिए एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है और जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे। एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो हमने देख लिया था वेन डायग्राम। फिर है घन घनाभ। घन घनाभ में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई पासा दे दिया, पासा पासा समझते हैं, घन घनाभ जो भी लूडो खेलने के लिए जो पासा काम आता है, उस तरीके से उसमें हर फेज पे अलग अलग चीजें बनी हुई है, और आप उसके अलग अलग फोटो दे दी। अब आपको बताना है कि भाई एक 2 नंबर के पीछे वाले पे क्या है या उसमें क्या है। इस तरीके से पासे से रिलेटेड जो भी एक रीजनिंग बन सकती है, इस तरीके के क्वेश्चन घन आप पासा कह सकते हैं, उसमें पूछे जाते हैं और उसमें भी पूछे गए थे। फिर है दर्पण छवियां, या मतलब जो मिरर इमेज होती है वो। तो उसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके इस तरफ मिरर लगा दिया, ऊपर की तरफ लगा दिया, इस साइड लगा दिया, फिर आपको बताना है कि उसमें मिरर में उसकी इमेज कैसे बनेगी। और वाटर इमेज का सीधा सा है कि अगर उसी में नीचे की तरफ मिरर हो तो नीचे की तरफ कैसा फोटो बनेगा। और वही सेम है कि पानी में वाटर इमेज में उसका कैसा आएगा रिफ्लेक्शन। वो आपको इन 4 ऑप्शन में एक क्वेश्चन इमेज दी हुई होगी, और उसमें से 4 ऑप्शन में से जो इमेज दी हुई होगी उसमें से आपको राइट इमेज पहचाननी होगी। फिर है अपूर्ण आकृतियां, या फिर अनपरफेक्ट फिगर। अनपरफेक्ट फिगर मतलब एक कोई भी एक फोटो दे दिया, उसमें से उसका एक पार्ट मिसिंग कर दिया, इतना तो फोटो बना हुआ है और इसका फोटो एक मिसिंग, और उसमें कुछ ना कुछ सिमेट्री होगी उस फोटो में। फिर आपको 4 ऑप्शन में से देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन परफेक्टली शूट होगा, जो मेरे इस इमेज को पूरा करता होगा। इस तरीके से ये हो गया अपूर्ण आकृति। फिर है दिशा परीक्षण, जिसमें क्वेश्चन होते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, उसने चलना शुरू किया। पहले वो दक्षिण में इतने मीटर चला, फिर पूर्व में इतने मीटर चला, फिर उत्तर में इतने मीटर चला। अब वो किस डायरेक्शन में है, या वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, या कितना दूर है। इस तरीके के क्वेश्चन दिशा परीक्षण में पूछे जाते हैं। रक्त संबंध में वही, वो उसका दादा, मामा, काका, फूफा, इस तरीके से उसके 2 बच्चे, उसका एक बेटा, वो उसका उससे क्या संबंध, इस तरीके से रिलेशन के आधार पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। फिर आते हैं ये 4 तरह के पॉइंट, जो कि उसमें हर एक में लगभग अच्छी खासी मात्रा में पूछे गए थे, जो कि हो सकता है 5-7 क्वेश्चन इस बार देखने को मिले आपको। इसमें है स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन, यानी कि कथन और निष्कर्ष, यानी कि
एक कथन दिया हुआ होगा और उसके आधार पर एक या दो निष्कर्ष दिए गए होंगे, फिर आपको बताना है कि पहला निष्कर्ष या दूसरा निष्कर्ष या दोनों ही नहीं उसमें फॉलो होते हैं या नहीं। फिर है कुछ प्रश्न और तर्क। ये चीजें सारी एक जैसी हैं और उनके थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से उनके नाम अलग ही दिए गए हैं। जैसे प्रश्न और तर्क में एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उसके पीछे हाँ या ना में तर्क दिए हुए थे। हाँ ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर आगे के हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं, इस तरीके से एक प्रश्न दिया हुआ है और ये है तर्क भी। इन तर्क में से कौन 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 सी हाँ या ना दोनों भी सही हो सकते हैं, या एक सही हो सकता है दोनों में से, या फिर दोनों ही गलत हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हाँ या मतलब उन चार ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना होता है। फिर है प्रभाव या कारण। इसमें दिया हुआ होता है कि एक घटना दी हुई होती है और घटना के बाद में उस घटना में एक या दो घटनाएं दी हुई। फिर आपको बताना है कि इसमें प्रभाव कौन सा है या कारण कौन सा है, या ये दोनों, ये प्रभाव है पर ये इसका कारण नहीं है, या ये प्रभाव है पर ये कारण नहीं है। इस तरीके से कारण प्रभाव के हिसाब से उसमें करके चार ऑप्शन दिए गए होते हैं दो घटनाओं के आधार। तो वो हो गया प्रभाव है कारण। फिर है लास्ट कथन है उदाहरण है। कथन या धारणा है मतलब एक कथन दिया हुआ होगा और इसके नीचे दो धारणाएं दी हुई, धारणा फर्स्ट और धारणा सेकंड। अब आपको बताना है कि ये कथन कहने के पीछे क्या ये दोनों धारणाएं थी या एक थी या दूसरी थी या दोनों ही नहीं थी। इस तरीके से आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। इस हिसाब से ये देखें तो रीजनिंग के क्वेश्चन इन टॉपिक में से सारे के सारे पूछे गए थे और यही सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं आने वाली इस वैकेंसी के लिए। फिर हम आगे देखें तो कंप्यूटर में भी वही 30 क्वेश्चन जैसा कि रीजनिंग में है। जैसे पहले 60 क्वेश्चन दिए गए उसमें 30 रीजनिंग के हो गए और 30 कंप्यूटर के हो गए। उसमें से पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स के पर सवाल पूछे गए। जैसे मैंने पहला पॉइंट बनाया है भंडारण या स्टोरेज। स्टोरेज में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन थे। जैसे एक जीबी टीबी वो कौन किसका कितना गुना होता है, कितना वो 1024 वाला फंडा के 1024 MB बराबर 1 GB। इस हिसाब से वो क्वेश्चन, या फिर रैम रोम वो कंप्यूटर की मेमोरी के हिसाब से जितने भी मेमोरी के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस टॉपिक के हिसाब से पूछे गए थे। और आगे भी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो। फिर इनपुट आउटपुट युक्तियां देखें तो इनपुट कौन सी होती है, आउटपुट कौन सी होती है, उनके बारे में भी कि हर एक के बारे में स्पेसिफिक कुछ जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं तो इनपुट में आ गई स्कैनर हो गया, इनपुट हो गया माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक पेन टैब, इस तरीके से बहुत सारे इनपुट हो गया। आउटपुट में प्रिंटर वगैरह हो गया। जैसे उस पर भी आगे क्वेश्चन के बारे में बात करूं, जैसे प्रिंटर हो गया, ये आउटपुट है। प्रिंटर में भी बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है। इस तरीके से पूरा इनपुट आउटपुट का जो भी चैप्टर बनता है, डिवाइस बनती है, डिवाइस के बारे में स्पेसिफिक जानकारी, वो सारी चीजें इसमें पूछी। फिर है पूर्ण स्वरूप या फुल फॉर्म। जैसे बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म कंप्यूटर में काम में ली जाती है, तो उनका फुल फॉर्म क्या होती है, उसके लिए जो जो पूछी गई थी उसके भी हम एक लिस्ट बनाएंगे, जो पूछी जा सकती है उनकी भी एक लिस्ट बना के मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है, उससे रिलेटेड जितने कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन कौन सा नहीं है, वो इस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक के हिसाब से पूछे गए। फिर है विंडोज में 10 है, अब 11 भी आ गया है, उससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें पूछे गए। इंटरनेट आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, उससे रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारी होती है
ये फुल फॉर्म वाला भी लगभग ज्यादातर इंटरनेट वाले टॉपिक से ही फुल फॉर्म निकाली गई है, वो भी इसमें पूछी गई है। और इंटरनेट की बेसिक जानकारी जो भी आई थी, जो HTTP लिखा हुआ था उसका मतलब क्या होता है, या www उसका क्या मतलब है, नेट से हम सर्च करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस तरीके के सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। फिर CPU रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मेमोरी और मुझे हमारा कंप्यूटर देखा तो दो चीजों से बना हुआ है, मेमोरी यूनिट और एक CPU यूनिट। CPU यूनिट से जो भी ग्राफिक कार्ड वगैरह जो भी होता है, CPU का मतलब क्या होता है, लॉजिक प्रोसेस यूनिट ये वगैरह, ALU वगैरह, उन सब के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर का क्वेश्चन CPU या आंसर ALU इस तरीके के भी होते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके क्या आंसर होंगे, वो भी हम देखेंगे। फिर है मेनली जो पूछे जाते हैं, ये है MS वर्ड है, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, तीन चीजें MS, पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। इन तीनों के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो, और ज्यादातर इनके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो होती है इनकी शॉर्टकट जो भी शॉर्टकट कीज है उनको हम विस्तार से देखेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो शॉर्टकट की वर्ड में काम आ रही है वो सेम टू सेम एक्सेल में आए, ज्यादातर इनकी सेम ही रहती है तीनों की, और कुछ अलग भी होती है। मैन शॉर्टकट कीज वो भी हम मैम देखेंगे। इस तरीके से हमारी कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम इसमें आगे देखें तो नेक्स्ट हमारा था, पहला ये फर्स्ट पॉइंट हुआ जो पहले 60 क्वेश्चन थे। फिर अगले पॉइंट में दिए गए थे 35 क्वेश्चन थे, हम कह सकते हैं इंडिया जीके के थे, और इसमें हमने 4 पॉइंट दिए। 4 पॉइंट किस हिसाब से थे, पहला था सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और समसामयिक। सामान्य सामान्य ज्ञान में उस तरीके के क्वेश्चन जैसे आप समझ लो नॉर्मली सबको पता होना चाहिए उसके क्वेश्चन, और विज्ञान यानी कि ये तो वे साइंस वाला क्वेश्चन। और इसमें हम देखें तो सामाजिक विज्ञान जो कि 10th तक से बुक का सब्जेक्ट होता है, सारी क्लासों का सामाजिक विज्ञान, उसमें हम इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था से। अभी NCERT की बुक्स देखें तो उसमें हिसाब से अलग अलग बुक्स भी हैं, तो वो सारा चीज है, उनसे बनने वाले क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। और ये है समसामयिक यानी कि करंट अफेयर, और इसमें कैसे करें करंट अफेयर पूछे गए थे और अब कैसे पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में है चर्चित व्यक्ति, जो भी चर्चित व्यक्ति है, स्पोर्ट्स में है या ऐसे ही है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, जो भी चर्चित है, मतलब इतना भी ज्यादा डीप में जाकर हर चीज को नहीं देखना है। चर्चित व्यक्ति के साथ आप नेशनल और राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस के जो भी व्यक्ति है उनको हम देख सकते हैं। और फिर है त्योहार। त्योहार में ऐसा है कि पर्टिकुलर कोई स्टेट का जो त्योहार है वो इसमें पिछली भर्ती में पूछे गए थे, जैसे कोई त्योहार दे दिया नाम की, इन चारों स्टेट में से किस स्टेट का है, या केंद्र शासित प्रदेश का है, या फिर स्टेट का नाम, जैसे पंजाब का निम्न में कौन सा नृत्य है, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से एक भांगड़ा दे दी। इस तरीके से सीधे सीधे करके त्योहार के हिसाब से पर्टिकुलर स्टेट के, जैसे कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर वगैरह, वहाँ का कोई त्योहार नहीं, उस हिसाब के त्योहार इसमें पूछे गए थे। फिर है भारत में फर्स्ट, जैसे फर्स्ट से नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं तो पहला प्रधानमंत्री कौन था, या फिर पहला उच्च न्यायाधीश कौन था, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन था, या CBI कौन था, उस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पोर्ट्स से लेकर क्वेश्चन, नॉर्मल स्पोर्ट्स के लिए कब था, वो कब था, या कोई संघ बना हुआ है, ओलंपिक संघ बना, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी खेल से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे। और पुरस्कार वो पुरस्कार कब शुरू हुआ, ये वो, मतलब जो पुरस्कार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो।
फिर नृत्य, 8 तो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं। और भी कोई नृत्य किसी पर्टिकुलर स्टेट में किए जाते हैं, वो लोकगीत, ये भी स्टेट के हिसाब से। फिर राजस्थान का पर्टिकुलर जरूरी नहीं है, इंडिया में कोई भी स्टेट का नृत्य हमको देख के पूछा जा सकता है कि ये कहाँ का है, या उल्टा भी कि स्टेट दे दिया, फिर हम इनमें से 4 नृत्य दे दिए कि इनमें से आपस में कौन संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर मंदिर, मंदिर कहाँ है कहाँ नहीं है, ये पूछा जा सकता है। फिर है लोक कला, नॉर्मल लोक कलाएं होती है, को कहाँ की प्रसिद्ध है कहाँ की नहीं है। चित्रकला, ये चित्रकला कहाँ की है कहाँ की नहीं है। मतलब ओवरऑल देखें तो पूरे इंडिया के लेवल के हिसाब से, उसके राज्यों के हिसाब से स्टेट, इंडिया के स्टेट है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। जरूरी नहीं कि इनका ऑप्शन या आंसर राजस्थान हो, ये क्वेश्चन कहीं के भी हो सकते हैं। तो ये था सामान्य। ये सारे क्वेश्चन लगभग हमारे एनसीईआरटी के में नहीं होते हैं, वो लगभग उनको मान सकते हैं कि ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। फिर उसमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ था साइंस का। साइंस में जो देखें तो हमें बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, पर इसमें से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मान सकते हैं 35 में से, 2 क्वेश्चन 35 में से जो कि साइंस में से पूछे गए। टोटल मिला के ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक में से और ज्यादातर विटामिन पूछे गए थे। तो साइंस का इतना वेटेज भी नहीं है, और इनमें हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट, पहले तो इन 4 पॉइंट को जो पिछली बार पूछे गए थे उन्हीं को देखेंगे, और भी हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जो कम समय में कवर किए जा सकते हैं, उनको भी देखेंगे। इसमें विटामिन, विटामिन कौन सी विटामिन, किसमें कौन सा विटामिन होता है, या किसकी कौन सा विटामिन कमी से कौन सा रोग हो जाता है, उस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। खगोलिकी, खगोलिकी में कौन सा ग्रह है, क्या है, सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में कितना टाइम लगता है, या प्रकाश वर्ष की उसकी राशि, या क्या क्या चीज है, दूरी का मात्रक है, किसका मात्रक है, उस हिसाब से खोज वगैरह की, चेचक का खोज, चेचक के टीके का खोज किसने की, उस हिसाब के क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इस तरीके के 4, लगभग 6 में तो 10 एक क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो पूछे गए हैं, और भी हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। फिर हम सामान्य विज्ञान में देखें तो 4 टॉपिक बड़े बनते हैं, एक तो इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थ। इसमें सबसे पहले इतिहास में 3 चीजें होती है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास होता है, फिर मध्यकालीन इतिहास हो जाता है, प्राचीन जो पुराना इतिहास है, सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, हर्ष काल, वो जो भी सारे कुछ जो भी काल बनते हैं अलग अलग, उसको हम डिटेल में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, पर आप समझ सकते हैं कि प्राचीन इतिहास से क्या मतलब है। फिर है मध्यकालीन इतिहास, जो कि मुगल काल वगैरह उनका इतिहास है। आधुनिक इतिहास है, अंग्रेजों का काल और भारत के आजाद होने तक का है वो। इसमें हम एक चीज दे सकते हैं कि पीछे वाले जो प्राचीन है उसमें से क्वेश्चन कम, फिर मध्यकालीन में थोड़े से ज्यादा, फिर आधुनिक में तो और भी ज्यादा। तो इस तरीके से ये यहाँ से बढ़ते हुए क्वेश्चन का क्रम हो जाएगा कि इसको कम वेटेज देना है, इसको थोड़ा ज्यादा, इसको और भी ज्यादा। इस तरीके से इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके भी पूछे जाएंगे। फिर भूगोल, भूगोल में एक तरीके से हम कंटिन्यूस पढ़े तो सारी चीजें आती है, पर हम पर्टिकुलर हम के हिसाब से पढ़े तो हमें कुछ चीजें पर्टिकुलर देखनी होगी, जिसमें होगी मैन पर्वत, उनकी ऊंचाइयां आया, घटते बढ़ते क्रम में पर्वत हो गया, जो कि हो गई भारत के हिसाब से। फिर है प्रमुख दर्रे, दर्रे क्या होता है, जैसे पर्वत हो गए कोई, जैसे कोई बाउंड्री है, बाउंड्री बनी हुई है, तो ये तो एक तरीके से पर्वत हो गया, और बीच में उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, वहां पे दीवार बनाई जाए और बीच में गेट रखा जाए, तो ये भी पर्वतों का हिसाब देखें, ये पर्वत हो गए, और ये बीच में आने जाने का रास्ता हो गया, ये दरवाजा टाइप हो गया, इसको हम कहेंगे दर्रा। तो मैन दर्रे है, कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, इस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी पूछे गए थे, वो भी हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। जैसे पर्वत का एक अलग वीडियो बन गया, दर्रों का एक अलग वीडियो बन गया। फिर है मृदा,
भारत में कौन कौन सी मृदा है, कहाँ की है, उसमें क्या उगता है क्या नहीं उगता, उस हिसाब से क्वेश्चन। यहाँ पे वर्षा, कहाँ वर्षा ज्यादा होती है कहाँ कम होती है, वो वाले क्वेश्चन। फिर है कृषि, वर्षा हुई, मृदा, मृदा वर्षा, वर्षा हुई, वर्षा से हमने कृषि की, कृषि से कौन कौन सी फसलें हुई, कहाँ कृषि ज्यादा होती है कहाँ कम होती है, कहाँ कौन सी फसलें होती है कहाँ कौन सी नहीं होती है, उस हिसाब से क्वेश्चन। फिर जहाँ कृषि नहीं होती है तो वहाँ एक चीज खनिज, खनिज होती है तो उसी को हम संसाधन भी कह देते हैं, खनिज होते हैं जो कि हमें कौन कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं, कौन एक जगह में पाए जाते हैं, कौन से हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन में कहीं बाहर पाए जाते हैं, वो कौन से पर्टिकुलर स्टेट में पाए, मतलब कौन से देश में पाए जाते हैं, इस तरीके भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें हो गए। फिर है जनगणना 2011, जनगणना का जितना भी डाटा है उससे जितने भी लिंगानुपात, साक्षरता, पुरुष महिला, जितने भी क्वेश्चन लगभग बनते हैं, जैसे कि वहाँ की जनसंख्या ज्यादा कहाँ की कम, जितने भी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें पूछे गए। फिर है उद्योग, कैसे उद्योग है, कौन सा उद्योग कहाँ है कहाँ नहीं है, संयंत्र जैसे बोकारो, जो भी हमारे पंचवर्षीय योजनाओं से अलग अलग, हर पंचवर्षीय योजना में एक संयंत्र वगैरह लगे थे उनके बारे में कि वो किसकी सहायता से लगे और कब लगे क्यों लगे, उस हिसाब के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। फिर है वानिकी, वानिकी में क्या क्या आता है, वानिकी में हमारे मेनली आते हैं अभ्यारण्य, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो हर स्टेट के हिसाब से हम देखेंगे अलग अलग में कौन से स्टेट में कौन कौन सा अभ्यारण्य है, पहला कौन सा है, लास्ट कौन सा है, उसमें से टाइगर रिजर्व कौन से है, कितने हैं, क्या है, बहुत संख्या ज्यादा होती है, पर उनमें से मैन जो भी पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं उनके बारे में उनको हम याद करेंगे। फिर है जल मार्ग, जल मार्ग सिर्फ जल मार्ग की क्यों पूछा गया, सड़क मार्ग या वायु मार्ग वगैरह क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि इसमें है देखो जल मार्ग है जो पूछ गया, इससे जो 35 क्वेश्चन है ये इंडिया जी के टाइप माने इसको, इसमें पूछ लिया। और सड़क मार्ग के जो भी हम आगे देखेंगे कि राजस्थान जी के में उसने सड़क मार्ग के लिए क्वेश्चन उसमें पूछ लिए, तो हमारा इतना ही काम आता है जल मार्ग राजस्थान में होने से रहे, और जल मार्ग राजस्थान में नहीं है इसलिए बाहर के पूछ लिए, और सड़क मार्ग ज्यादातर हमारे राजस्थान के काम आता है तो उसने राजस्थान वाले में पूछ लिया। इस हिसाब से उसने जल मार्ग के क्वेश्चन उसमें पूछा। वाटरवे है ही कम पूरे इंडिया में, तो उसमें गिने चुने क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी हम जरूर देखेंगे। यूनेस्को स्थल इसमें भी पूछा, और राजस्थान जी के बारे में पूछा, राजस्थान जी के राजस्थान जी के हिसाब से राजस्थान में जो स्थल है उसके बारे में पूछा, और इसमें पूछा तो ये पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है, उनसे बनने वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया, तो वो आने वाले पेपर में भी एग्जामिनर यही चीजें करने वाला है, तो हम इसको लेके चलेंगे तो हमें पेपर सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर अगला देखते हैं राजनीतिक, राजनीतिक में कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो संविधान सभा से उसमें से क्वेश्चन थे, कब बनी, क्या थी, कौन था अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था, उस हिसाब से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रपति के बारे में कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद वगैरह ये देखें तो अनुच्छेद वगैरह तो जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, इन ये जो पीछे लिखे हुए इनके इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, और भी कोई इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बनता है वो सारे इसमें पूछे जाएंगे। फिर राष्ट्रपति के बारे में कौन राष्ट्रपति था कौन नहीं था, उस हिसाब से राज्यसभा में क्या नियम होते हैं, लोकसभा में क्या नियम होते हैं, वो सारे मौलिक अधिकार तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमेशा ऐसे ही रहता है हर एग्जाम के लिए। और संशोधन, जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए, कौन से नंबर का संशोधन था, कब हुआ, वो सारे क्वेश्चन पूछे गए। इस तरीके से राजनीति के लिए इतने टॉपिक हम जरूर देखेंगे। फिर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में देखें तो एक तरीके से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, फिर भी हम देखें तो जैसे भी क्वेश्चन थे और उस हिसाब से हमें क्या पढ़ना चाहिए वो है, एक तो निकाय, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी है, स्टेटरी बॉडी, जो भी बॉडीज है, निकाय है, उनके बारे में उनका नाम हमें पता होना चाहिए, और उनके बारे में दो चीजें कि उनका मुख्यालय कहाँ पे है और उसकी स्थापना किस वर्ष हुई, ये तीन चीजें हमें अर्थव्यवस्था के हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछे गए, वो हम यहाँ देखेंगे। फिर समसामयिकी या फिर
करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स इसमें पूछा गया, राष्ट्रीय करंट अफेयर भी इस 35 क्वेश्चन वाले में से पूछा गया। ये दोनों तो 35 वाले में से पूछे गए। राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसको मैं कहूंगा कि हम जो 45 नंबर का राजस्थान जीके वाला है उसमें से पूछ लिया। और ये इसमें से भी उन टॉपिक पे करंट अफेयर पूछा गया जो पॉइंट इनमें दिए गए। इनमें से जो भी करंट अफेयर बनता है वो सारा अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राजस्थान का भी जो राजस्थान वाले जीके हम देखेंगे तो पॉइंट बनते हैं, उनमें से जो भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें पूछ ही गए। ज्यादातर वो थे, कुछ और भी थे जैसे अभी कौन से थे, खेल नॉर्मली यही पूछा जाता है खेल वगैरह से, या कोई नई योजना आती है उस हिसाब से खेल योजना, या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय बड़ा मुद्दा हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन उस टाइम पे पूछे गए थे। वो अभी काम के नहीं है, पिछले साल से उन्होंने पूछ लिए, वहां तक का गया। अब जब पूछे जाते हैं तो जब एग्जाम होता है उससे 4-5 महीने पहले पूछे जाते हैं, तो उसके लिए नया करंट अफेयर हमको पढ़ना पड़ेगा। सेम उसी तरीके का जैसा पहले पूछा गया था, या फिर थोड़ा अलग, अभी नई चीजें हो गई। फिर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट है जो महिलाएं एवं बच्चों के प्रति अपराध है उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान नियमों की जानकारी। उससे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार इसमें 5 नंबर थे, इस बार इसमें 10 नंबर है, तो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन 150 में से 10 का इसका वेटेज है। उसमें से भी इसमें इसी टॉपिक में लोगों को डाउट रहता है कि इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, तो हम कोई भी नॉर्मल किताब लेते हैं उसमें पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ होता है, ये भी पॉइंट दिया हुआ है। अगर हम पर्टिकुलर इसी एग्जाम के लिए कोई गाइड लेते हैं तो उसमें ये सारे पॉइंट दिए हुए होते हैं। और अगर उनको हम अच्छे से पढ़े, तो अगर हमें पहले नहीं पता होता है उनके बारे में तो पढ़ने में थोड़ा बोरिंग भी लगता है और समझ में भी कम आता है। पर अगर हम उनको किसी की वीडियो वगैरह से या किसी आदमी से समझे उनको पहले, फिर हमको पढ़े या फिर दोनों काम करें, तो फिर हमको समझने में आसानी होती है। तो उसमें से मैंने जो भी पॉइंट उसमें थे, जिन जिन चीजों के बारे में वहाँ पे पूछा गया था, और वही सेम बात है, वही सेम जो पॉइंट उसमें पूछे टॉपिक के बारे में पूछा गया था 10 क्वेश्चन, इस बार भी वो सेम का सेम पूछा जाएगा, उसमें कोई डाउट है नहीं। तो उसमें मेनली क्या क्या पूछा गया था, उसमें मैंने पॉइंट बनाए हैं कि परिभाषाएं पूछी गई थी, जैसे हिंसा क्या होती है, हिंसा की परिभाषा दे दी कि ये किसकी परिभाषा है। तो ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन हुआ कि अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी वो इसके जवाब दे सकता है लगभग। फिर बाकी सारी चीजें हैं, उनमें कोई तुक्का मारने का कोई सेंस ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चन अगर आपको आते होंगे तो आते होंगे, नहीं आते होंगे नहीं आते होंगे। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट किसके उसके बारे में पूछे गए थे, मेन अधिनियम है सारे के साथ, वो पढ़ने पड़ेंगे। तो कब आया था, क्या है उसमें नियम, क्या है, क्या हो सकता है, नियम भी पूछ लेते हैं, अधिनियम का नाम भी पूछ लेते हैं, और कौन कौन सा वर्ष आया था ये भी पूछ लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें मैं फटाफट इनके नाम पढ़ लेता हूँ। एक है दहेज निषेध अधिनियम, पॉस्को अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, विशाखा अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, पूर्व गर्भाधान प्रसव पूर्व निदान अधिनियम, मानव तस्करी सुरक्षा व पुनर्वास रोकथाम बिल, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम। और ये सारे अधिनियम के बाद में जो आईपीसी की धाराएं होती है, उनमें से भी जो पर्टिकुलर धाराएं जो इनमें काम में आती है वो जैसे इसमें से कुछ धाराएं मैंने लिखी है। इसमें से एक हो गई है 354, 366, 372, 376 ETC, और भी हो सकती है। फिर है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो है, वो भी अपना डाटा हर साल या कुछ समय में जारी करता रहता है। उसके हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि उसमें कितने प्रतिशत ये है, उसमें भी जो डाटा आता है प्रतिशत के हिसाब से
उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन था सती प्रथा से रिलेटेड, जो पर्टिकुलर देखा जाए 6 शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, हर एक में होना जरूरी नहीं है, पर एक क्वेश्चन तो हो सकता है अपने आने वाले शिफ्ट में भी पूछा जाए। तो सती प्रथा से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी इसी पॉइंट में देखेंगे। तो इस तरीके से हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, अभी तक मतलब पढ़े क्या देख लिए हैं टॉपिक, उनमें से कौन कौन से पॉइंट पढ़ने योग्य है और जो पूछे जाने योग्य है। सबसे पहले थे 60 क्वेश्चन, जिसमें से हो गए 30 ये थे रीजनिंग के, और ये था कंप्यूटर से। फिर आए थे 35 क्वेश्चन जो कि जीके से थे, इंडिया जीके मान लो उसको। फिर ये 10 क्वेश्चन जो कि हो गए वुमेन एंड चाइल्ड सर्विस। और अब हमारे पास लास्ट में रह गए 45 क्वेश्चन जो कि हो गए राजस्थान जी के। तो नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान जीके से आने वाले पॉइंट। इसमें है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, अलग अलग लिखा हुआ है संस्कृति पर, कला और संस्कृति में अलग अलग टॉपिक मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम एक साथ ही देखेंगे कला संस्कृति। फिर है राजस्थान और राजस्थान का भूगोल, फिर राजस्थान की राजनीति और राजस्थान का आर्थिक, और उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन थे तो उसके पॉइंट मैंने यहाँ पे अलग से लिखे हुए। सबसे पहले राजस्थान के इतिहास में लिखे हुए थे पुरानी सभ्यता, प्राचीन जो भी सभ्यताओं के बारे में राजस्थान से रिलेटेड रही उनके बारे में। फिर मध्यकालीन जो राजपूत काल के बाद मतलब मुगल काल के साथ साथ जो भी यहाँ पे राजा महाराजा हुए, उनके मुगल के साथ ही आपस में जो भी प्रमुख घटनाएं बनती हैं उनके बारे में। फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के टाइम पे हुए थे समाज सुधार, तो समाज सुधार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं संत सभ्यता वो। फिर 1857 की क्रांति हुई और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। फिर उसमें 1857 की क्रांति के बाद में हुए थे यहाँ पे किसान आंदोलन, बिजूलिया किसान आंदोलन, देवू किसान आंदोलन, जो भी अलग अलग किसान आंदोलन थे उनसे क्वेश्चन। किसान आंदोलन चल ही रहे थे, साथ साथ में शुरू हो गए थे प्रजामंडल आंदोलन, उनके बारे में। और फिर जब देश आजाद हुआ और राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इस तरीके से हमारा इतिहास शुरू से लेकर लास्ट तक इन पॉइंट के हिसाब से हम पढ़ सकते हैं और इसके हिसाब से वहां क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर है राजस्थान कला संस्कृति। कला संस्कृति में क्या क्या देखे तो बहुत सारी चीजें होती है, पर पर्टिकुलर हम उन पॉइंट को देखेंगे जो पूछे गए थे और पूछे जा सकते हैं। तो उनमें मंदिरों के बारे में पूछा गया जा सकता है, मकबरे कहाँ कहाँ है उनके बारे में। लोग देवियों से क्वेश्चन थे, देवताओं से नहीं थे पर देवियों से क्वेश्चन थे। फिर एक किले, महल और छतरियां बनी थी, उनके कहाँ है कहाँ नहीं है, किसने बनवाई, किसकी है, इस हिसाब से क्वेश्चन। चित्रकला से क्वेश्चन, राजस्थान की चित्रकला और राजस्थान के लोकगीत, इसको हम गीत की जगह लोकगीत कहें तो सही रहेगा। लोकगीतों से क्वेश्चन थे, वाद्य यंत्र, लोकगीत वगैरह गाए, वाद्य यंत्र ये वो है कि इनमें वो भी क्वेश्चन आते हैं, इनके प्रमुख जो भी कलाकार थे वो कौन थे, उनके नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस हिसाब से क्वेश्चन उसमें थे। तो गीत हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, नृत्य ये भी वही थे। आभूषण के बारे में नहीं पूछा गया पर वस्त्रों के बारे में क्वेश्चन था। और फिर साहित्य उसने किताब को, वो किताब कैसे लिखी उसके, वो भी किताब के बारे में है, मतलब जितना भी साहित्य बनता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। राजस्थान के त्योहार में इस तरीके से वो क्वेश्चन नहीं थे कि जिसमें होता है कि तिथियां पूछी जाती है, फागुन शुक्ल सप्तमी, इस तरीके से जो क्वेश्चन थे वो नहीं थे। और नॉर्मल क्वेश्चन थे कि वो कब आती है, जनवरी में आती है, फरवरी में आती है, वो मेला कहाँ मनाया जाता है, कब का तो नहीं था, मैं कह रहा हूँ जैसे कहाँ मनाया जाता है, उस तरीके से त्योहारों के बारे में भी क्वेश्चन थे। और मैंने पहले भी बताया यूनेस्को इसका जो
भारत के रिलेटेड थे, वो इंडिया वाले जो 35 क्वेश्चन में उसमें आ गए थे, और 45 में ये तो राजस्थान से रिलेटेड वो इन्वेस्टर के भी क्वेश्चन इसमें थे। फिर हम पढ़े भूगोल, और भूगोल के साथ ही हम देखेंगे राजस्थान आर्थिक, मतलब जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक बनते हैं। तो राजस्थान भूगोल में आती है नदियां, झीलें, नहरें, नहरों में एक ही नहर बड़ी आती है इंदिरा गांधी नहर, उससे क्वेश्चन थे, बाकी तो नहीं थे। और भी हम देखेंगे कि कौन सा सी नहरें हैं, छोटी हो गई, और बांध, कौन सा बांध कहाँ है, किसने बनवाया, किसका काम आता है, उससे एक क्वेश्चन। फिर वन्य जीव, वन्य जीवों में अभ्यारण्य, उद्यान जो भी बने हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन थे। फिर हाँ, ये एक अलग टॉपिक है कि जो भी राज्य चिन्ह वगैरह है, जैसे कुछ राज्य वृक्ष है, राज्य पशु है, उनके वैज्ञानिक नाम से अलग अलग क्वेश्चन थे। तो एक तरीके से देखें तो वहां पे लिखा होता है वैज्ञानिक, उसका क्या वैज्ञानिक नाम, तो हम ऐसे हर एक का वैज्ञानिक नाम तो याद करने बैठेंगे नहीं। तो उसमें अगर सही से ढंग से देखें तो वो कोई ना कोई राज्य चिन्ह है, उसके बाद उसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया। हम जितने भी राज्य के इम्पोर्टेंट जो भी चीजें हैं उनका वैज्ञानिक नाम हम याद जरूर कर लेंगे। फिर है पर्वतों से क्वेश्चन, पर्वतों में अरावली है, अरावली की कौन सी बड़ी चोटी है, छोटी चोटी है, जैसे इंडिया वाले मैंने बताया था वैसे वैसे ये अरावली से रिलेटेड होते हैं, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है मेहंदी। फिर मैंने कहा था जल मार्ग पहले हो गया था, ये सड़क परिवहन, NH ये कहाँ है, वो कहाँ है, कहाँ से गुजरता है, क्या वो सड़क परिवहन वाले NH, सड़क परिवहन प्लस NH से कुछ नेशनल हाईवे। फिर है कि प्रमुख प्रमुख संस्थाएं, वो संस्थाएं उसका मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर में है, जयपुर में, अजमेर में है, उसकी स्थापना कब हुई। कई ऐसे संस्थान होते हैं जो कृषि अनुसंधान के लिए होते हैं, जड़ अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, स्थापना कब हुई, इस तरीके से संस्थानों के बारे में कुछ इसमें। मिट्टी, कौन सी कैसी मिट्टी होती है, कहाँ पाई जाती है, क्या उगता है, क्या नहीं उगता, वो वाली चीजें जो भी उगता है उसमें होगी, कृषि और फसलें उसमें उगती है। जिले और संभाग के क्वेश्चन थे, कौन से जिले में, मतलब संभाग में कितने जिले हैं, क्या है क्या नहीं है, ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन, उसकी सीमा कहाँ, जिला कहाँ स्थित है, लास्ट जिला कौन सा है, 35वां जिला कौन सा है, कौन सा सीमा पे है, कौन सा अंदर है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। फिर है खनिज, राजस्थान के इम्पोर्टेंट खनिज के बारे में, कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, वो वाले क्वेश्चन। और उद्योग, कौन से उद्योग धंधे राजस्थान में कारगर है, वो वाली चीज। और राजस्थान आर्थिक में देखिए इकोनॉमी किस चीज से चलती है, इन्हीं चीजों से चलती है राजस्थान की इकोनॉमी। तो ये वाले क्वेश्चन हम इसमें डाल सकते हैं, राजस्थान के आर्थिक में, इसमें से पढ़ो या इसमें से पढ़ो, पॉइंट वही करते हैं। तो इस तरीके से राजस्थान का आर्थिक भी हम भूगोल में देख सकते हैं। अलग से और भी कोई पॉइंट होंगे हम उसको जरूर से पढ़ेंगे। फिर है राजस्थान की राजनीति में है राष्ट्रपति वगैरह थे, तो वही इसमें राजस्थान वाले आ जाएंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा, वहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा की, विधानसभा, इसमें से वो उनके इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इसके इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हो जाएंगे। और इसमें एक क्वेश्चन अलग तरीके से थे कि उस विभाग का मंत्री कौन है राजस्थान के लिए, राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं उनको याद करना जरूरी होगा, क्योंकि पहले जो थे वो इस बार थोड़े चेंज हो गए होंगे, लगभग हुआ तो 1 साल 1.5 साल ही हुआ होगा, पर बीच में अभी वापस मंत्री चेंज भी हुए हैं, तो हम वो उनके क्वेश्चन दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। तो सारे मंत्रियों को हमें याद करना होगा इस टॉपिक के अंदर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, अलग पॉइंट हो जाएगा, जिसको हम याद करके बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिनिधित्व के क्वेश्चन ऐसे थे कि राजस्थान की बात करें तो विधानसभा में SC का प्रतिनिधित्व करता है, ST का प्रतिनिधित्व करता है, और प्रतिनिधित्व को दूसरे एंगल से देखें तो लोकसभा में राजस्थान का कितना है, राज्यसभा में राजस्थान का कितना है, उस हिसाब के क्वेश्चन इसमें थे। फिर न्यायालय के क्वेश्चन,